हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आरके क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री में भाग 7 पढ़ेंगे। अब तक सरफेस केमिस्ट्री पृष्ठ रसायन में कुल मिलाकर 6 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तो कृपया करके अच्छे से पृष्ठ रसायन को अगर समझना है तो हर मेरे वीडियो को आप लोग सीरियल नंबर से देखेंगे। तो चलते हैं पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री का भाग 7 में। आज हम लोगों का टॉपिक का नाम है भौतिक अधिशोषण तथा रासायनिक अधिशोषण में अंतर। क्या नाम है? भौतिक अधिशोषण तथा रासायनिक अधिशोषण में अंतर। तो आप लोग हेडिंग दे दीजिए, भौतिक अधिशोषण तथा रासायनिक अधिशोषण में अंतर दे दिए। चलिए पहला अंतर दोनों में पढ़ते हैं। इसमें अधिशोष्य तथा अधिशोषक के कण दुर्बल वान डेर वाल बल द्वारा जुड़े होते हैं। इसमें किसमें? भौतिक अधिशोषण में पहला नंबर क्या है? इसमें अधिशोष्य तथा अधिशोषक के कण दुर्बल वान डेर वाल बल द्वारा जुड़े होते हैं। देखिए जस्ट वीडियो नंबर 6 में हम पढ़ा चुके हैं ये डिफिनीशन भौतिक अधिशोषण का और रासायनिक अधिशोषण का। भौतिक अधिशोषण में क्या होता है? जो कण चिपकता है जिसको अधिशोष्य कहते हैं, और जो चिपकाता है अपनी सतह पर उसको अधिशोषक कहते हैं। इसकी सतह पर, जैसे कि यह अधिशोषक है, एक पदार्थ है, इसकी सतह पर कोई कण आकर के चिपक गया है, तो वो कण जो चिपका है तो उस कण और इस पदार्थ के मध्य में एक दुर्बल आकर्षण बल लगता है जिसको वान डेर वाल बल भी कहते हैं। ठीक है, जिसके चलते इसको आसानी से हटा भी सकते हैं जो चिपका हुआ है। परंतु रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है? जो पदार्थ इस पर चिपका हुआ है, जो पदार्थ इस पर क्या हुआ है? चिपका हुआ है, वह पदार्थ और उस पदार्थ के कणों के मध्य, जो पदार्थ आकर के चिपक रहा है उसके मध्य एक रासायनिक बल, जो मजबूत बल होता है, द्वारा दोनों कण क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। माने हुआ क्या? भौतिक अधिशोषण में अधिशोष्य तथा अधिशोषक के कण दुर्बल वान डेर वाल बल द्वारा जुड़े होते हैं, परंतु रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है? अधिशोष्य तथा अधिशोषक के कण रासायनिक बल द्वारा एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। तो इस तरह से पहला नंबर हम लोग अंतर क्या पढ़ लिए कि इसमें अधिशोष्य तथा अधिशोषक के कण दुर्बल यानी कि कमजोर बल द्वारा जुड़े रहते हैं, और इसमें किस बल द्वारा जुड़े रहते हैं? मजबूत बल द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है, चलिए पहला नंबर मिटा दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रोक करके आप लोग नोट करते रहिएगा। पहला नंबर पढ़ लिया, दूसरा नंबर सुनते हैं। यह प्राकृत विशिष्ट नहीं होती है। देखिए कहने का मतलब क्या है, ये बहुत टिपिकल है, थोड़ा कठिन है। इसकी विशिष्ट प्रकृति का मतलब क्या हुआ? माने भौतिक अधिशोषण विशिष्ट प्रकृति उसकी नहीं होती है। ये विशिष्ट प्रकृति का मतलब यह हुआ कि एक मतलब कि यह कोई पदार्थ है। सोचिए यह कोई पदार्थ है, सोच रहे हैं, इस पदार्थ पर धूल का कण मान लीजिए किया है, तो धूल का कण इस पर चिपक जाएगा, बाहर वातावरण में रखेंगे तो। आप क्या कर रहे हैं? 2-3 पदार्थों का, साइकिल को भी बाहर रख दिए हैं, अपनी मोटरसाइकिल को भी बाहर रख दिए हैं, कुर्सी को भी बाहर रख दिए हैं। ठीक है, सबका सतह होगा, यह भी बात है, सबका सतह होगा। तो धूल का कण ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ मोटरसाइकिल पर ही जाकर बैठेगा। वो आप जो कुर्सी रखे हैं उस पर भी बैठ सकता है, साइकिल खड़ा किए हैं उस पर भी बैठ सकता है, कुर्सी रखे हैं उस पर भी, साइकिल पर भी बैठ सकता है, मोटरसाइकिल पर भी धूल का कण बैठ सकता है। यानी कहने का मतलब यह है कि किसी भी पदार्थ पर यह जाकर के क्या हो सकता है? हो सकता है। यही मतलब है भौतिक अधिशोषण का कि यह प्रकृति विशिष्ट नहीं होती है। माने यह प्रक्रम किसी पर भी हो सकता है, हाँ, लेकिन आसानी से हटाया भी जा सकता है। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं? विशिष्ट प्रकृति का मतलब यह हुआ कि यह जो अधिशोषण है, भौतिक अधिशोषण, ये कहीं पर भी हो सकता है। यह जो पदार्थ है किसी पर भी जाकर के क्या हो सकता है? चिपक सकता है, लेकिन उसको आसानी से अलग भी किया जा सकता है।
ठीक है। परंतु रासायनिक अधिशोषण की जो प्रकृति होती है वह विशिष्ट होती है। आप कहोगे कि सर कैसे? देखिए, रासायनिक अधिशोषण में होते क्या है, जैसे आप सोचिए खुद, यह मान लीजिए कि एल्युमिनिया था तो एल्युमिनिया की सतह पर ऑक्सीजन आकर के आसानी से चिपक सकता है, पीछे का वीडियो में पढ़ाया है। और यहां से क्या बन सकता है, Al2O3 बन सकती है, बता चुके हैं। क्या बन सकता है यहां से बाबू, Al2O3 बनता है। माने एल्युमिनिया की सतह पर ऑक्सीजन चिपक सकता है, लेकिन एल्युमिनिया की सतह पर ये तुम्हारा क्या है, एल्युमिनिया है, इसकी सतह पर अगर कॉपर लाओगे तो इस पर कॉपर नहीं चिपकेगा। माने कहने का मतलब क्या है कि यह प्राकृतिक विशिष्ट होती है, माने विशेष रूप से ही किसी किसी पर होता है। अब सोना ला दोगे तो सोना भी पर बहुत कम होगा, हीरा ला दोगे तो उस पर भी बहुत कम होगा। माने कहने का मतलब कि एक होता है विशिष्ट आदमी, प्रमुख आदमी, भाई ये मेन आदमी है, इनको थोड़ा अलग रखा जाए, ये किया जाए, वही बात है। आपके घर मान लीजिए कि शादी का फंक्शन पड़ा हुआ है, तो आप कहीं अगर मान लीजिए कि खाना खिलाया जा रहा है बैठा करके, तो नॉर्मल लोग अगर आते हैं तो कहेंगे चले भाई बैठ के खा लीजिए, कहते हो, यानी कि वो तुम्हारा हो गया भौतिक अधिशोषण, विशिष्ट उसकी प्रकृति नहीं है। लेकिन यही इसी में कोई अगर विशिष्ट आदमी आ गया, प्रतिष्ठित आदमी आ गया, तो कहते हो कि इनको थोड़ा अलग बैठा कर खिलाओ। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो व्यक्ति है विशिष्ट है। वही बात यहाँ पर भी है, भौतिक अधिशोषण जो होता है किसी पर भी अधिकतर होता है, लेकिन रासायनिक अधिशोषण विशेष रूप से ही देखने को मिलता है। यही तुम्हारा टॉपिक है कि यह जो भौतिक अधिशोषण है यह विशिष्ट नहीं होता है, लेकिन ये जो टॉपिक है यह विशिष्ट होता है। कोई दिक्कत? तो इस तरह से दूसरा हेडिंग भी हम लोग, दूसरा अंतर भी पढ़ लिए। क्या पढ़ लिए? यह इसकी प्रकृति विशिष्ट नहीं होती है और इसकी प्राकृतिक विशिष्ट होती है। तीसरा पॉइंट देखिए, यह उत्क्रमणीय होता है। माने कहने का मतलब क्या है, सोचिए बाबू, आपको हम बता रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यही डस्टर है, इस पूरे डस्टर पर हम लोग अधिशोषण पढ़ लेंगे। यह एक डस्टर है, मिटाने वाला है, इस पर धूल का कण चिपक गया तो अधिशोषण हो गया कि नहीं हो गया? हम क्या करेंगे, इसको किसी कपड़े से साफ करके धूल के कण को हटा दिए, मैंने फिर जैसे था वैसा कर दिए। फिर कुछ देर बाद छोड़ोगे, फिर भाई धूल का कण आकर के चिपक सकते हैं। माने यह अभिक्रिया दोनों दिशाओं में हो रही है। माने कि पदार्थ का कण आकर के चिपक रहा है, फिर उसको हटा भी दे रहे हैं, फिर देख रहे हैं कि आकर चिपक जा रहा है। माने अभिकारक से उत्पाद, उत्पाद से अभिकारक। इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहा जाता है। यानी कि भौतिक अधिशोषण कमजोर बल द्वारा जुड़ा होता है। अगर भौतिक अधिशोषण हो भी गया तो उसको हम लोग क्या करते हैं, साफ कर देंगे, फिर कुछ दिन तक छोड़ेंगे तो फिर अधिशोषण हो जाएगा, फिर साफ करेंगे। यही बात है कि यह अधिशोषण क्या होता है, उत्क्रमणीय होता है। लेकिन ये जो होता है अनुत्क्रमणीय होता है। एक बार अधिशोषण हो गया तो फिर वह हटेगा नहीं। देखिए कैसे, ये एल्युमिनिया हो गया, इस पर ऑक्सीजन गैस आकर के चिपक गया तो अधिशोषण की घटना हो गया। तो जब चिपकता है तो यहां से Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड का एक परत बनता है। किसका परत बनता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड का। अब फिर सोचोगे कि ऑक्सीजन को यहां से हटा दें तो हटेगा नहीं। अब इस लेयर को तुमको काट करके, साफ करके हटाना पड़ेगा। यानी कि यह अभिक्रिया पुनः तुम सोचे हो कि ऑक्सीजन हटा दें यहां से, तो यह संभव नहीं है। यानी कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ऑक्सीजन आया, एल्युमिनिया की सतह पर चिपका और एक ऊपर एक चिपक करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लिया। फिर चाहते हो कि ऑक्सीजन हट जाए, अरे भाई ऐसा प्रोसेस नहीं होगा। तो इस अभिक्रिया को तुम लोग कह दोगे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। यानी कि रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है, लेकिन भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है। कौन सी अभिक्रिया होता है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है। जाहिर सी बात है, जहां तक मेरा सोच है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है, ज्यादा जल्दी पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग कमेंट में जरूर करिए कि सर थोड़ा स्लो पढ़ाइए। अगर अच्छा पढ़ाया जा रहा है तो आप लोग कहिएगा कि सर हाँ अच्छा समझ में आ रहा है, यही रफ्तार रखिए। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ लिए? भौतिक अधिशोषण में तीसरा नंबर कि यह उत्क्रमणीय होता है, परंतु यह अनुत्क्रमणीय होता है। कोई दिक्कत? चलिए अगला देखिए,
चौथा नंबर, अब एक एक मिटाते भी चल रहे हैं कि ताकि हमको और अच्छा से आपको क्लीन दिखेगा। देखिए चौथा नंबर क्या कह रहा है, इसमें बहुत से सतह बनते हैं। ये भौतिक अधिशोषण है और ये तुम्हारा रासायनिक अधिशोषण है। इसमें बहुत से सतह बनते हैं, मेरे कहने का मतलब यह है कि यह मान लीजिए कि कोई पदार्थ है और इस पर कोई पदार्थ आकर के चिपक गया और इसके ऊपर भी आकर के अन्य कोई पदार्थ चिपक सकता है। माने इसमें कई सारे लेयर बन सकते हैं, लेकिन इसको अपने दैनिक जीवन में समझिए। आप किसी वस्तु को बाहर वातावरण में रख देंगे, गाड़ी को एक दिन आप बाहर रख दे रहे हैं तो थोड़ा सा धूल का कण उस पर पड़ेगा, क्योंकि बहुत कम ही लेयर बना है। 2-3 दिन तक रख देंगे तो बहुत सारा वायुमंडल का धूल के कण आकर के चिपक जाएगा और तुम कहोगे कि अरे यार कितना इस पर धूल का कण, यानी कि कितना इस पर गर्दा बैठ गया है, यानी कि वो जो लेयर है वो तुम्हारा मोटा लेयर बन गया है, अब बना है ना। तो वही बात बोले हैं कि इसमें बहुत से सतह बनते हैं, माने लेयर पर लेयर माने चिपकने वाला का लेयर बना है कि नहीं बना है। परंतु रासायनिक अधिशोषण में केवल एक ही लेयर बनता है। आप पूछोगे कैसे? जैसे कि मान लीजिए कि लोहा था, तो लोहा पर ऑक्सीजन आकर के जब चिपकता है तो किसका लेयर बनता है? Fe2O3 का लेयर बनता है। जब ये लेयर बन जाता है तब अब लेयर बनना बंद हो जाता है, माने उस पर जंक जब लग जाता है तो अब ये सोच रहा हो कि जंक के ऊपर जंक, ऐसा प्रोसेस नहीं होगा। एक जंक का लेयर बन गया है, मूर्छा अगर का एक लेयर बन चुका है तो वह एक ही बनेगा। माने रासायनिक अधिशोषण की केवल एक ही परत बन सकती है, ठीक है। जैसे आप लोग सोना भूषण जब सोनार के पास से खरीद कर लेकर आएंगे, एकदम चमकेगा वो, कुछ दिन के बाद, साल भर के बाद देखोगे कि मैला होने लगता है। तो मैला होने का मतलब कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और उस पर एक लेयर बनने लगता है अपना। तो एक ही लेयर बनता है, मत सोचना कि 2-4 लेयर उस पर बन जाते हैं, ऐसी घटना नहीं होती है। तो वह यही लिखा हो कि भौतिक अधिशोषण में बहुत से सतह बनते हैं, लेकिन रासायनिक अधिशोषण में केवल एक ही सतह बनता है। कोई दिक्कत? अगला नंबर कह रहा है कि दाब बढ़ाने पर अधिशोषण बढ़ता है। इस पॉइंट को याद रखेंगे, क्योंकि कक्षा 11 में हम 11 की केमिस्ट्री में बता चुके हैं कि जितना दाब बढ़ाओगे तो P प्रोपोर्शनल टू 1/T होता है। देखिए, तो दाब बढ़ाने पर ताप घटेगा, और हम पीछे का वीडियो में बता चुके हैं कि अगर अधिशोषण करना है तो ताप को जितना घटाओगे उतना भौतिक अधिशोषण होगा, ठीक है। जैसे हम बताए थे बोतल पे कि पेप्सी का बोतल आप ले लेते हैं तो बहुत चिल्ड ठंडा रहता है, ताप कम रहता है, तो बाहर की जलवाष्प उस पर आकर के अधिशोषित हो जाती है और अधिशोषित होकर जल बनने लगता है उसके ऊपर, देखें। तो जितना ताप कम रहेगा उतना ज्यादा भौतिक अधिशोषण होगा, यानी कि ताप कब कम होगा? जब दाब बढ़ेगा तो दाब बढ़ाओगे तो ताप कम होगा, अर्थात ताप कम होगा तो और ज्यादा अधिशोषण होगा। तो यही बोले हैं कि दाब बढ़ाने पर अधिशोषण और ज्यादा बढ़ता है। क्यों? क्योंकि ताप कम होगा। कोई दिक्कत? लेकिन इस पर बाबू दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। रासायनिक अधिशोषण में जो रिएक्शन हो रहा है होगा, दाब को बढ़ाइए घटाइए, कोई इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कोई दिक्कत? अब समझिए, फिर से समझिए इसको एक बार। दाब बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण और बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि ताप घटेगा, और पीछे के वीडियो में बता चुके हैं कि ताप जितना ही घटता है अधिशोषण उतना ही बढ़ता है, माने चिपकने वाले पदार्थों की मात्रा और बढ़ती है। कोई दिक्कत? लेकिन ये रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अधिशोषण में रासायनिक अभिक्रिया हुई ना, ऑक्सीजन और आयरन एक दूसरे से संयोग करके Fe2O3 बनाए हैं। तो होता क्या है बाबू, इस पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। रासायनिक जिस अभिक्रिया जिस रफ्तार से हो रही थी उसी रफ्तार से तुम्हारी होती है। कोई दिक्कत? तो क्या पढ़ लिए? 5वां नंबर, दाब बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण बढ़ता है और इस पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला नंबर, यह प्रक्रम ताप घटाने पर तेजी से होता है। अभी बताए थे कि दाब बढ़ाओगे तो ताप घटेगा, यही ना रूल है जी।
जितना ठंडा रहेगा उतना यह भौतिक अधिशोषण और ज्यादा होगा। बता चुके थे कि जितना आप पेप्सी का बोतल चिल्ड ठंडा लेंगे उतना ही जलवाष्प का और ज्यादा अधिशोषित होकर के उस पर पानी बनना शुरू होगा, उसके ऊपर होगा कि नहीं होगा। तो यही बात है कि यह प्रक्रम ताप घटाने पर तेजी से होता है, और यह जो प्रक्रम है ताप बढ़ाओगे तो और ज्यादा रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी। ताप बढ़ाओगे तो और ज्यादा रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी। अरे यार, मान लीजिए कि आयरन था और ये क्या था, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन आकर के इस पर चिपक रहा है ना। तो जब ताप बढ़ेगा तो और ज्यादा ये चिपकेगा, यानी कि उतना ही रासायनिक अधिशोषण क्या होगा, बढ़ेगा। कोई दिक्कत? माने कि इस प्रक्रम में रासायनिक अधिशोषण में ताप बढ़ाएंगे तो केमिकल रिएक्शन रासायनिक अधिशोषण में होता है और जल्दी जल्दी अभिक्रिया होगी, और जल्दी जल्दी आपका क्या होगा, उसके ऊपर लेयर बनेगा। परंतु इस अधिशोषण में ताप जितना ही कम रखोगे, क्योंकि ये टेम्पररी होता है, बाद में इसको अलग भी कर सकते हैं, तो जितना ताप घटाओगे उतना ही तुम्हारा क्या होगा, अधिक होगा ये। और इसमें जितना ताप बढ़ाओगे तब रासायनिक अधिशोषण उतना ज्यादा होगा, क्योंकि अभिक्रियाएं और तीव्र गति से होंगी ताप बढ़ाने पर। और जब ताप बढ़ाने पर अभिक्रियाएं तीव्र गति से होंगी तो उसके ऊपर तीव्र गति से लेयर बनने शुरू हो जाएंगे। कोई दिक्कत? तो इस तरह से अगला अंतर क्या पढ़ लिए कि ताप घटाने पर भौतिक अधिशोषण तेजी से होता है और ताप बढ़ाने पर रासायनिक अधिशोषण तेजी से होता है। कोई दिक्कत? अब समझिए 7वां नंबर, अधिशोषण पृष्ठ सतह बढ़ाने पर बढ़ता है। अरे भाई, आप मान लीजिए कोई छोटा पदार्थ है, तो छोटा पदार्थ है, कम से कम पदार्थ उस पर चिपकेगा क्योंकि उसका पृष्ठ क्षेत्रफल कम होगा, और जितना बड़ा पदार्थ होगा उसका पृष्ठ क्षेत्रफल उतना ही ज्यादा होगा सतह, तो और ज्यादा कण चिपकेंगे कि नहीं चिपकेंगे। आप खुद सोचिए। आप मान लीजिए कि, ध्यान से देखिएगा, आप कोई वस्तु ले लिए हैं, साइकिल ले लिए हैं, साइकिल पतली होती है, पृष्ठ क्षेत्रफल उसका कम होगा। मोटरसाइकिल ले लिए, उसका ज्यादा पृष्ठ क्षेत्रफल होता है कि नहीं होता है। तो किस पर ज्यादा धूल के कण बैठेंगे, जिसका पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्यादा होगा। तो वही बात बोला गया है कि पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाने पर, पृष्ठ सतह बढ़ाने पर अधिशोषण बढ़ता है, चाहे वो भौतिक अधिशोषण हो या रासायनिक अधिशोषण हो। भौतिक अधिशोषण भी रहेगा तो पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, रासायनिक अधिशोषण रहेगा तो अभी क्या होगा, वही बात होगी, और जल्दी जल्दी रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी। कोई दिक्कत? अगला नंबर टॉपिक 8वां नंबर है तुम्हारा भौतिक अधिशोषण में, इसका ऊष्मा मान कम होता है 20 से 40 कैलोरी। माने जब ये रिएक्शन होता है तो हमको अत्यधिक मात्रा में एनर्जी नहीं मिलती है। कितना मिलता है? 20 से 40 कैलोरी। लेकिन ये जब रिएक्शन होते हैं तब हमको अत्यधिक मात्रा में एनर्जी मिलती है, 80 से 240 किलो जूल मिलती है। ठीक है, माने कि जब भौतिक अधिशोषण होगा तो वहां से हमको कम एनर्जी मिलती है। कितना मिलता है? 20 से 40 किलो जूल। परंतु रासायनिक अधिशोषण होगा तो वहां से हमको अत्यधिक मात्रा में क्या निकलती है? ऊर्जा मिलती है। कोई दिक्कत? और लास्ट नंबर है, इसकी में सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। भाई, जितनी रफ्तार से होना था वह अपने आप ही होगा। आप उसको फोर्स कर दोगे कि वाह 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 कर दो, तो भाई इस कहाने पर, चढ़ावे पर नहीं पड़ेगा वो अभिक्रिया। माने भौतिक अधिशोषण जो अपना स्वेच्छा अनुसार होता है, परंतु रासायनिक अधिशोषण स्वेच्छानुसार नहीं होता है। उसको तुम लोग बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। ताप बढ़ाओगे और जल्दी रिएक्शन होने शुरू कर देंगे, ताप घटाओगे तो और कम रिएक्शन होना शुरू कर देगा। तो यही बात है कि यह जो अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण होता है, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी, बाहर से सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। वो बाहर से सक्रिय ऊर्जा किस रूप में देते हैं? गर्म करके देते हैं। ठीक है, परंतु इसमें बाबू एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। वो अपने रफ्तार से जैसा होना चाहिए था वैसा तुम्हारा होगा। लेकिन इस अभिक्रिया को कराने के लिए हमको एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। वो सक्रिय ऊर्जा कैसे देते हैं हम लोग जी? तो उसको हम लोग गर्म कर दे या बाहर से ऐसे वातावरण में रख दें, मतलब किसी ना किसी मार्फत से एनर्जी देनी पड़ेगी, तब और अत्यधिक
में रासायनिक अधिशोषण होंगे, परंतु इसमें क्या होता है, कोई एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। तो मेरे दोस्तों, अब तक हम लोगों ने इस वीडियो में क्या पढ़ लिया, भौतिक अधिशोषण तथा रासायनिक अधिशोषण में अंतर पढ़ लिया। तो कृपया करके आप लोग खुद अपना नोट्स बनाइएगा अच्छे से और समझ लिखिएगा। एक वीडियो को 2 बार देखिएगा, 4 बार देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो वो याद भी हो जाएगा, लेकिन समझने की कोशिश आप अवश्य कीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से पार्ट 7 में हम लोगों ने क्या खत्म कर लिया, भौतिक अधिशोषण तथा रासायनिक अधिशोषण में अंतर। चलते हैं, धन्यवाद।